हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से फाइटर 1.0 बैच में, जहां प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट करा था एंडोक्राइन सिस्टम और आज हम उस एंडोक्राइन सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। शुरुआत करते हैं कहां से, थाइमस ग्रंथि या थाइमस ग्लैंड से। देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि थाइमस ग्रंथि महाधमनी के उदर पक्ष में, जरा देखेंगे महाधमनी, अगर हम उसके उदर पक्ष की बात कर रहे हैं मतलब महाधमनी से आगे आ रहा है। और अगर हम आगे एक हड्डी की बात करते हैं जिसका नाम है स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे है, मतलब महाधमनी और उरोस्थी के बीच में है। कि उदर पक्ष पर उरोस्थी के पीछे फेफड़ों के बीच स्थित एक पाली युक्त, इस शब्द को अंडरलाइन कीजिएगा, ये एक लोब्ड संरचना है, पालियों की बनी संरचना है। थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में ये हो गया इसका फंक्शन, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए एंडोक्राइन सिस्टम में वो कौन सी ग्रंथि है जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में मदद करती है, तो वो कौन है, थाइमस ग्रंथि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ग्रंथि थाइमोसिन नामक, नाम पूछेंगे तो वो हमारा क्या हो गया, थाइमोसिन। और ये किस से आता है, ये पेप्टाइड कैटेगरी से आता है ना। पेप्टाइड मतलब वो किसका बना हुआ है, बहुत सारे अमाइनो अम्लों की चेन से मिलकर बना हुआ है। थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट्स के विभेदीकरण, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, यहां निर्माण नहीं लिखा है। टी लिम्फोसाइट हम लोगों ने परिसंचरण तंत्र में पढ़ा था कि टी लिम्फोसाइट का जो निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा में, लेकिन उसका विभेदीकरण, डिफरेंशिएशन या उसका मैचुरेशन, परिपक्वन जो होता है वो होता है थाइमस में। और थाइमस से आया है क्या, ये टी, है ना। कि अगर हम देखें कि टी लिम्फोसाइट को हम टी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो टी कहां से आया, यहां से, थाइमस से। मुख्य भूमिका निभाते हैं, जो कोशिका माध्य प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसे बोला जाता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, कोशिका माध्य प्रतिरक्षा, जिसका जिक्र ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आता है। इसके अतिरिक्त थाइमोसिन तरल प्रतिरक्षा, तरल प्रतिरक्षा को हम लोग ह्यूमरल इम्यूनिटी या फिर हम इसे एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। के लिए एंटीबॉडीज के उत्पादन को भी प्रेरित करते हैं, यहां प्रतिजैविक दिया है ना। बढ़ती उम्र के साथ थाइमस का अपघटन होने लगता है, फलस्वरूप थाइमोसिन का उत्पादन घट जाता है। इसी के परिणाम स्वरूप वृद्धों में जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो कंपैरेटिवली वयस्कों और बच्चों की तुलना में कैसा होता है, कमजोर होता है। गिने चुने 4-5 पॉइंट जो है वो इस ग्रंथि से निकल के आए, आपको भी वही याद रखना है। अगली ग्रंथि हमारे पास जो दी है वो दी है कौन सी, अधिवृक्क। पहले इस ग्रंथि के डायग्राम के बारे में देख लेते हैं, है ना। यहां क्या दिया है, अधिवृक्क, या इसे अंग्रेजी में कहा जाता है एडरीनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, एडरीनल ग्लैंड। यहां पर आप गौर से देखें तो आप पाएंगे कि किडनी के ऊपर ये रखी हुई है। अब किडनी से जुड़ी हुई है इसलिए नाम क्या हो गया, एड। किससे जुड़ी है, किडनी से, इसलिए नाम हो गया रीनल। और जब इस ग्रंथि को काट कर देखते हैं तो हमें इस ग्रंथि में दो भाग नजर आते हैं। एक भाग जो है वो बाहर की तरफ है और बाहर की तरफ वाले भाग को बोला जाता है एड्रीनल कॉर्टेक्स, है ना, अधिवृक्क वलकुट। वैसे भी आपने देखा है जितने भी अंगों को हम काटते हैं तो उसके परिधीय भाग को हमेशा क्या बोला जाता है, कॉर्टेक्स, और केंद्रीय भाग को क्या बोला जाता है, मेडुला। ये रहा उसका केंद्रीय भाग जिसे नाम दिया अधिवृक्क मध्यांश या एड्रीनल मेडुला। जरा देखते हैं, यहां पर कॉर्टेक्स और मेडुला से अलग अलग हार्मोन निकलते हैं। यहां पर अगर हम कॉर्टेक्स की बात करें तो 3 कैटेगरी के हार्मोन निकलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। देखते हैं एक एक करके एनसीईआरटी ने क्या कहा है कि अधिवृक्क कहां है। पहले तो इसकी स्थिति जान लेते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि की बात करें, हमारे शरीर में प्रत्येक वृक्क के अग्रभाग में, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, एक स्थित एक जोड़ी अधिवृक्क ग्रंथियां होती हैं। ग्रंथियां 2 प्रकार के ऊतकों से निर्मित है। कौन सा, परिधीय वाला भाग एड्रीनल कॉर्टेक्स है और केंद्रीय भाग क्या है, एड्रीनल मेडुला है। ग्रंथि के बीच में स्थित ऊतक अधिवृक्क मध्यांश, बीच वाला क्या हो गया, मेडुला, और बाहरी ओर स्थित ऊतक क्या हो गया, एड्रीनल कॉर्टेक्स हो गया।
एड्रिनल मेडुला दो प्रकार के हार्मोन निकालता है, कौन सा? एड्रेनलिन या हम इसे एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, दूसरा नॉर एड्रेनलिन या हम इसे नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। मतलब मेडुला से कितनी हार्मोन निकले? दो। एक कौन सा निकला? एड्रेनलिन, और दूसरा कौन सा निकला? नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। इन्हें सम्मिलित रूप से कैटाकोलामिन कहा जाता है ना। इन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? कैटाकोलामिन। ये लिखा हुआ है। कहते हैं एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन किसी भी प्रकार के दबाव या आपातकालीन स्थिति में अधिकता में तेजी से स्रावित होता है, इसलिए इन्हें इमरजेंसी हार्मोन, ये लिखा है। कौन सा हार्मोन? इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, या इसे ट्रिपल एफ हार्मोन, एफ एफ एफ, फियर फाइट फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। इनमें से दो का जिक्र उन्होंने करा है, युद्ध, ये हो गया फाइट, और ये हो गया फ्लाइट, है ना। फियर वाला हटा दिया है। ये हार्मोन सक्रियता, आंखों की पुतलियों के फैलाव, रोंगटे खड़े होना, पसीना आना आदि को बढ़ाते हैं। और दोनों ही हार्मोन हृदय की धड़कन, हृदय संकुचन की क्षमता और श्वसन दर को बढ़ा देते हैं। जब ये चीज बढ़ जाएंगी तभी हमारा शरीर इमरजेंसी के लिए क्या होगा? तैयार होगा, है ना। तो इसीलिए इन हार्मोन को क्या कहा गया? इमरजेंसी हार्मोन कहा गया। कैटेकोलामिन ग्लाइकोजन के विखंडन के, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पर ज्यादा से ज्यादा हमें ऊर्जा चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा कैसे मिलेगी? जब हम ग्लाइकोजन को तोड़ेंगे। ग्लाइकोजन टूटेगा किसमें? ग्लूकोज में, और जितना ज्यादा ग्लूकोज का निर्माण होगा उतनी ही ज्यादा ऊर्जा मिलेगी, जिसके फलस्वरूप रक्त में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। ये मिल गया अपना पॉइंट। कहां पर? रक्त में किसका लेवल? ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। साथ ही ये लिपिड और प्रोटीन के विखंडन को भी प्रेरित करते हैं, जहां पर लिपिड के विखंडन को कहा जाता है लाइपोलाइसिस, और प्रोटीन के विखंडन को कहा जाता है प्रोटीनोलाइसिस या प्रोटियोलाइसिस। ठीक है। अधिवृक्क वक्र को 3 परतों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सा? जोना रेटिकुलरिस, ये हो गई आंतरिक परत, जोना फेसिकुलेटा, ये हो गई मध्य परत, और जोना ग्लोमेरुलोसा, ये हो गई बाहरी परत। एड्रिनल कॉर्टेक्स कई हार्मोन का स्राव करता है, जिन्हें सम्मिलित रूप से हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन या कॉर्टिकॉइड कहते हैं। इसीलिए जब थोड़ी देर पहले नाम लिया तो तीनों में क्या कहा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में संलग्न होते हैं, नाम में छुपा हुआ है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। मतलब ये क्या कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट उपापचय में मदद कर रहे हैं। हमारे शरीर में कॉर्टिसोल मुख्य ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। देखिए 3 कैटेगरी आपसे कही, एक कही गई ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, दूसरा कहा गया मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, और तीसरा कहा गया सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, सेक्स हार्मोन। और यहां पर इन तीनों कैटेगरी के एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिए हैं। उनका कहना यह है कि अगर हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की बात करें तो उसका एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया? कॉर्टिसोल दिया। मिनरल कॉर्टिकॉइड का एग्जाम्पल क्या दिया? एल्डोस्टेरोन दिया। एल्डोस्टेरोन आगे मिल जाएगा। और सेक्स हार्मोन की बात करें तो हमने कहा सेक्स 2 टाइप के, या तो मेल या फिर फीमेल। तो अगर हम मेल हार्मोन की बात करें तो वहां पे आ जाएगा हमारा क्या? टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। और अगर हम फीमेल की बात करें तो वहां पे आ जाता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, है ना। तो ये 3 कैटेगरी के हार्मोन जो है वो वहां से निकल रहे हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। आगे चलते हैं। हमारे शरीर में जो कॉर्टिसोल है वो मुख्य ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। जल और विद्युत अपघट्यों का संतुलन करने वाले कॉर्टिकोस्टेरॉइड को क्या नाम दिया? मिनरेलो, नाम में छिपा हुआ है मिनरल्स। तो विद्युत अपघट्य जल के लिए कौन है? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड कहलाते हैं। हमारे शरीर में एल्डोस्टेरोन मुख्य मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है। मिल गया ये चीज अपने लिखी। तीसरा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लाइकोजन संश्लेषण
ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, लेक्चर्स में आपको बताया गया है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज अदर देन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस अगर होता है तब उसे कहा जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। साथ में वसा को तोड़ भी रहा है और प्रोटीन अपघटन को प्रेरित करते हैं तथा अमीनो अम्लों के कोशिकीय ग्रहण और उपयोग को अवरोधित करते हैं। कॉर्टिसोल हृदय संवेदी तंत्र के रखरखाव तथा वृक्क की क्रियाओं में भी संलग्न है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एवं विशेष रूप से कॉर्टिसोल इन्फ्लामेटरी, ये रही, इसको याद रखिएगा कि कौन सी ऐसा हार्मोन है जो इन्फ्लामेटरी चीजों को कंट्रोल करता है, तो वो कौन है हमारा कॉर्टिसोल, इन्फ्लामेटरी। ठीक है, तो इस शब्द को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा पित्तरक्षा तंत्र की प्रक्रिया को अवरोधित कर देते हैं। यही एक खराबी है कि अगर आप स्टेरॉइड्स की बात करें तो स्टेरॉइड आरबीसी प्रोडक्शन को तो बढ़ाते हैं लेकिन डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। और अगर डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन कम हो गया तो सिंपल सी बात है, हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो कैसा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो ये इम्यूनो सप्रेसिव होते हैं, ये प्रतिरक्षा तंत्र के संदमक होते हैं। तो जैसा कि लिखा है कि प्रतिरक्षा तंत्र की प्रतिक्रिया को क्या करता है, अवरोधित करता है। कॉर्टिसोल आरबीसी के उत्पादन को प्रेरित करता है। मिल गया पॉइंट कि आरबीसी का निर्माण क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, लेकिन शरीर के प्रतिरक्षा को क्या कर रहा है, कमजोर कर रहा है। ये तो बात होगी किसकी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की। अब बात करते हैं किसकी, एल्डोस्टेरोन, मतलब कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मुख्यतः वृक्क नलिकाओं पर कार्य करता है। वृक्क नलिकाओं में भी कहां पर, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और सोडियम आयन एवं जल के पुनः अवशोषण तथा पोटेशियम आयन व फॉस्फेट आयन के उत्सर्जन को प्रेरित करता है। इस प्रकार एल्डोस्टेरोन विद्युत अपघट्यों तथा शरीर द्रव के आयतन, परासन्य दाब और रक्त दाब को बनाए रखने में सहायक होता है। यही स्टेटमेंट सीधा सीधा देखें तो आपके एंडोक्राइन में भी लिखा हुआ है, सॉरी एक्सक्रीशन में भी लिखा हुआ है। एक्सक्रीशन में यही स्टेटमेंट लिखा है कि वहां पर शरीर द्रव आयतन, परासरण नियमन, सेम शब्दों को बार बार रिपीट किया गया है एक्सक्रीशन में। जो एड्रिनल वलकुट द्वारा कुछ मात्रा में एंड्रोजेनिक, ये आ गया अपना कौन सा, सेक्स हार्मोन वाला, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड का भी स्राव होता है जो यौवन आरंभ के समय अक्षीरोम एक्सिलरी हेयर, आप जानते हैं आर्मपिट एरिया में प्यूबर्टी के बाद हेयर ग्रोथ हो जाती है। जगर रोम प्यूबिक हेयर, ये भी आप जानते हैं कि आफ्टर प्यूबर्टी जो मॉन्स प्यूबिस, अगर हम फीमेल की बात करें उस एरिया में हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है। और अगर मेल की बात करें तो वहां पर आप देखें जो स्क्रोटल सैक है और उसके आसपास का जो एरिया है वहां पर भी हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है। तथा मेल की बात करें मुख रोम की वृद्धि, ये भी एक लक्षण है। माउस्टैच और बियर्ड, दाढ़ी और मूंछ का आना किसका करेक्टर है, मेल का। एड्रिनल वलकुट द्वारा हार्मोन के अल्पस्रावन के कारण कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और यहां पर एक बीमारी का जिक्र किया जाता है ना। देखें एडिसन्स डिसीज, कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है जिसके कारण अत्यंत दुर्बलता एवं थकावट का अनुभव होता है और इस रोग का नाम उन्होंने दिया है एडिसन्स डिसीज, जिन्हें फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी भी कहा जाता है। कौन है ये, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्या, अग्नाशय। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब क्या होता है, ऐसी ग्रंथि जिसमें एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट दोनों हो, उन्हें क्या बोला जाता है, मिक्स ग्लैंड या कंपोजिट ग्लैंड भी कह देते हैं। तो ये हमारी क्या है, एक मिक्स्ड या कंपोजिट ग्लैंड है। कौन, पेनक्रियाज। देख लेते हैं क्या लिखा है कि अग्नाशय एक संयुक्त ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है। ऐसी ग्रंथि को क्या कहते हैं, मिक्स्ड और कंपोजिट ग्लैंड या कंपाउंड भी मिल सकता है। अंतःस्रावी, चलो इसकी बात करते हैं कि जब दोनों भाग है, हमें यहां पे मतलब है किससे, अंतःस्रावी भाग से। बहिःस्रावी भाग का जिक्र आता है पाचन तंत्र में, लेकिन वो पाचन तंत्र अब आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अंतःस्रावी अग्नाशय में क्या पाए जाते हैं, लैंगरहैंस के द्वीप, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से निर्मित होता है। साधारण मनुष्य के अग्नाशय में लगभग 10 से 20 लाख लैंगरहैंस के द्वीप होते हैं।
जो अग्नाशयी ऊतकों का सिर्फ कितना 1 से 2% भाग। मतलब ये हुआ कि अगर हम पैनक्रियाज की बात करें तो 98 से 99% जो भाग है वो कौन सा है, वो उसका एक्सोक्राइन पार्ट है। प्रत्येक लैंगरहैंस द्वीप में मुख्य रूप से दो प्रकार की कोशिकाएं, कौन कौन सी, एक होंगी वहां पर अल्फा सेल्स और दूसरा है वहां पर बीटा सेल्स। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, उन्होंने ये नहीं कहा है कि सिर्फ दो प्रकार की है, उन्होंने क्या कहा है, मुख्य रूप से दो प्रकार की। मतलब इनके अलावा भी कोशिकाएं होती हैं लेकिन जिनका जिक्र आपकी एनसीईआरटी में नहीं है। अल्फा सेल से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है ग्लूकागॉन और बीटा सेल से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है इंसुलिन। देखते हैं इनके बारे में क्या लिखा है। जिन्हें अल्फा और बीटा कोशिकाएं कहते हैं। अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागॉन तथा बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती हैं। ग्लूकागॉन एक पेप्टाइड हार्मोन है, तो यह भी पूछा जा सकता है ये किस कैटेगरी का हार्मोन है, तो ये पेप्टाइड हार्मोन है, मतलब अमाइनो अम्लों की चेन से मिलकर बना होगा, जो सामान्य रक्त शर्करा स्तर के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। देखिए यहां पर इन्होंने क्लियर कट नहीं बोला है, इन्होंने बस इतना बोला है कि ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है, लेकिन कैसे, कम करके या ज्यादा करके। अगर हम ग्लूकागॉन की बात करें तो ग्लूकागॉन रक्त में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है और इंसुलिन की अगर बात करें तो वो रक्त में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। अल्टीमेटली रक्त में ग्लूकोज का लेवल कैसा रहेगा, मेंटेन रहेगा। ग्लूकागॉन मुख्य रूप से यकृत कोशिकाएं, और यकृत कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, हेपेटोसाइट कहा जाता है, क्योंकि हेपेटो शब्द जो है वो किसके लिए आता है, लीवर के लिए आता है। पर कार्य करके ग्लाइकोजन अपघटन, अब आप खुद ही सोचिएगा कि अगर ग्लाइकोजन टूटेगा तो वो किस में टूटेगा, ग्लूकोज में, और अगर ग्लाइकोजन टूट रहा है तो रक्त में ग्लूकोज का निर्माण बढ़ गया, तो रक्त में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसके फलस्वरूप रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। ये मिल गया पॉइंट कि ग्लूकागॉन क्या करवाता है, रक्त में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। कैसे कैसे, हेपेटोसाइट कोशिकाओं में ग्लाइकोजन का विखंडन करके। आगे देखें, इसके अतिरिक्त ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज अदर देन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस, उसे कहा जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो यहां पर भी तो ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, और अगर ग्लूकोज का निर्माण होगा तो सिंपल सी बात है वहां पर क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, जिसके कि हाइपरग्लाइसीमिया ये रहा, अति ग्लूकोज रक्तता होती है। ग्लूकागॉन कोश की शर्करा के अवग्रहण को और उपयोग को कैसा कर देता है, कम, कि अगर हम कोशिकाओं को ग्लूकोज देंगे ही नहीं तो सिंपल सी बात है रक्त में ग्लूकोज का लेवल कैसा रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा। अतः ग्लूकागॉन, फिर से उसी बात को रिपीट किया गया, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। इंसुलिन, चलिए दूसरी बात करते हैं, ये भी क्या है, एक प्रोटीन हार्मोन है जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन मुख्यतः क्या करता है, हेपेटोसाइट और एडिपोसाइट पर कार्य करता है। कैसे, यहां पर हेपेटोसाइट पे कार्य क्या हो रहा था, ग्लाइकोजन टूट रहा था, यहां पर क्या होगा, ग्लाइकोजन का निर्माण करवा देंगे। अगर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण हो जाएगा तो ग्लाइकोजन का लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हेपेटोसाइट और एडिपोसाइट पर कार्य करता है और कोशिकीय ग्लूकोज अभिग्रहण और उपयोग को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अगर कोशिकाएं ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज इस्तेमाल कर लेंगी तो रक्त में ग्लूकोज का लेवल कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके फलस्वरूप ग्लूकोज तीव्रता से रक्त हेपेटोसाइट और एडिपोसाइट में चला जाता है और रक्त शर्करा का स्तर कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए ये क्या है, हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन है। ग्लूकागॉन क्या था, हाइपरग्लाइसीमिक, ये क्या है, हाइपोग्लाइसीमिक। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के बनने, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना कहलाता है ग्लाइकोजिनोसिस, है ना। अगर हम ग्लाइकोजेनेसिस में देखें तो यहाँ पर ग्लाइकोजन का निर्माण हो रहा है, कुल मिलाकर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। रक्त में ग्लूकोज समस्थापन का नियमन सम्मिलित रूप से मिल गया, सम्मिलित रूप से दोनों हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागॉन द्वारा होता है, एक बढ़ा रहा है और एक कम कर रहा है। कुल मिला के रक्त में ग्लूकोज का लेवल कैसा रहेगा, मेंटेन रहेगा। आगे चलते हैं हम लोग। लंबी अवधि तक हाइपरग्लाइसीमिया मतलब अति ग्लूकोज रक्तता होने पर बीमारी का नाम उन्होंने क्या दिया है, डायबिटीज मेलाइटस, इसे आम भाषा में हम लोग मधुमेह या शर्करा की बीमारी भी कह देते हैं।
जो मूत्र के साथ शर्करा का ह्रास, मतलब मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति, इसे क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसूरिया। और हानिकारक पदार्थों जैसे कीटोन बॉडीज, तो ग्लूकोज का आना क्या कहलाएगा, ग्लाइकोसूरिया कहलाएगा, और कीटोन बॉडीज का आना कीटोनूरिया कहलाएगा। ठीक है। मधुमेह के मरीजों का इंसुलिन, क्योंकि मधुमेह का कारण क्या है, मधुमेह का कारण होता है इंसुलिन का लेवल कम हो जाना, तो वहां पे क्या है, मधुमेह के मरीजों को इंसुलिन द्वारा सफलतापूर्वक उपचार किया जा सकता है। अगले अंग पे चलते हैं। अगला अंग हमारे पास क्या है, वृषण, टेस्टिस, और ये नर जनन तंत्र का भाग है। किसका है, नर, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल, है ना, नर के प्राथमिक जनन अंग है। परिभाषा के अनुसार प्राथमिक जनन अंग उन संरचनाओं को कहा जाता है जहां युग्मकों का निर्माण होता है। जैसे नर के केस में वृषण, वृषण में क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण। मादा के केस में क्या, अंडाशय, उसमें क्या होता है, अंडाणु का निर्माण। कि नर में उदर गुहा के बाहर, सवाल है कि बाहर क्यों है, इसका जिक्र कहां पे होता है, प्रजनन तंत्र में होता है। कि शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कैसा चाहिए, कम चाहिए, इसके लिए उदर गुहा के क्या है, बाहर है। वृषण कोश में एक जोड़ी वृषण स्थित होता है। वृषण प्राथमिक लैंगिक अंग है। ये देखिए, ये मिल गया काम का पॉइंट। प्राथमिक लैंगिक अंग का मतलब क्या है, ऐसे अंग जहां पर युग्मकों का क्या हो रहा है, निर्माण, के साथ ही अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करता है। वृषण शुक्रजनक नलिका और भ्रूण ऊतक या अंतराली ऊतकों का बना होता है, और यहीं पर कोशिकाएं पाई जाती हैं, लीडिक कोशिकाएं या अंतराली कोशिकाएं। यहां से निकलता है मेल सेक्स हार्मोन, कौन बनाती हैं, लीडिक कोशिकाएं और इंटरस्टिशियल सेल। अंतरनलिकी स्थानों में उपस्थित होती हैं। और एंड्रोजन, एंड्रोजन एक कैटेगरी है, और इस कैटेगरी का एक उदाहरण क्या है, टेस्टोस्टेरोन, या नर हार्मोन तथा टेस्टोस्टेरोन मुख्य हार्मोन का स्राव करती है। एंड्रोजन की बात करें, नर के सहायक जनन अंगों जैसे कि एपिडिडाइमस, है ना, शुक्रवाहिका, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्रंथि, यूरेथ्रा आदि के परिवर्धन, परिपक्वन और क्रियाओं का नियमन करता है। कुल मिलाकर जो भी आप में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, वो सब किसकी वजह से है, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन की वजह से है। ये हार्मोन पेशी वृद्धि करवाता है, मुख और अक्षीय रोम की वृद्धि करवाता है ना, फेशियल हेयर्स और एक्सिलरी हेयर। क्रोधात्मक व्यवहार, निम्न स्वरमान, लो पिच वॉइस या आवाज आदि को उत्तेजित करते हैं। एंड्रोजन शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया में भी क्या है, प्रेरक भूमिका निभाते हैं, है ना। वहां पर FSH हार्मोन का भी जिक्र आता है, और वहां पर साइटोली कोशिकाओं का भी जिक्र आता है। एंड्रोजन केंद्रीय तंत्र का तंत्र पर कार्य करके नर के लैंगिक व्यवहार, इसे कहा जाता है लिबिडो, इसको कंट्रोल करता है, लिबिडो को कंट्रोल करता है। लैंगिक व्यवहार को प्रभाव, यहां लिखा भी है, लिबिडो को प्रभावित करता है। ये हार्मोन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर उपापचयी प्रभाव डालता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अंडाशय। देखिए, वृषण जो है, वृषण क्या हो गया, हमारे नर जननांग हो गया, और अंडाशय क्या है, ये मादाओं का प्राथमिक जननांग हो गया। प्राथमिक जनन क्या मतलब, यहां पे किसका निर्माण होगा, अंडाणु का। कि मादाओं के उदर में, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, कि अगर हम किसकी बात करें, अगर हम बात कर रहे हैं नर की, तो वहां पर वृषण कहां है, उदर से बाहर, और मादा की बात कर रहे हैं तो वहां पर अंडाशय कहां है, उदर में, दोनों में अंतर है। का एक युग्म या जोड़ा होता है। अंडाशय एक प्राथमिक, यहां पे मिल गया, प्राथमिक मादा लैंगिक अंग है, जो प्रत्येक मासिक चक्र में, ये पॉइंट भी काम का है, कहां पर, प्रत्येक मासिक चक्र में कितना, एक अंडे को उत्पादित करता है। इसके अतिरिक्त अंडाशय 2 प्रकार के स्टेरॉइड, कौन कौन से, एक का नाम है एस्ट्रोजन और दूसरे का नाम है प्रोजेस्टेरोन। दोनों हार्मोन की अपनी एक उपयोगिता है, देखेंगे। कहते हैं अंडाशय अंडपुटक और भ्रूण ऊतकों का बना होता है। ईस्ट्रोजन का संश्लेषण एवं स्राव प्रमुख रूप से कहां हो रहा है, परिवर्धित हो रहे अंडाशयी पुटकों द्वारा। उसकी एक लेयर है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, जिसे बोला जाता है थीका इंटरना, यहां से होता है। कहां से होता है, थीका इंटरना से होता है। किसका निर्माण, एस्ट्रोजन का निर्माण।
अंडोद सरक के पश्चात विखंडित पुट्टिका को हम क्या कह देते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाता है तो ग्राफियन फॉलिकल का शेष बचा भाग क्या कहलाता है, कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है। में बदल जाती है जो कि मुख्यतः, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, इन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ प्रोजेस्टेरोन, उन्होंने क्या लिखा है, मुख्यतः। तो कॉर्पस ल्यूटियम से ईस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव भी होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। ईस्ट्रोजन स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक अंगों की वृद्धि तथा क्रियाओं का प्रेरण, अंडाशय पुट्टिकाओं का परिवर्धन और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का प्रकटन, जैसे कि उच्च आवाज की सुरमान, जबकि नर में कैसी थी, निम्न आवाज की सुरमान, वहां पे लो पिच वॉइस थी और यहां पर हाई पिच वॉइस लिख भी देते हैं, क्या है यहां पर, हाई पिच वॉइस। ठीक है, स्तन ग्रंथियों का परिवर्धन ये भी जरूरी है, इत्यादि अनेक क्रियाएं करते हैं। ईस्ट्रोजन स्त्रियों के लैंगिक व्यवहार का नियामक, जैसा कि शब्द वहां पर इस्तेमाल किया था, लिबिडो, और यहां पर भी वही है सेम, अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स। प्रोजेस्टेरोन प्रसवता में सहायक होते हैं, ये काम का पॉइंट लिखा है। ये दुग्ध ग्रंथियों पर भी कार्य करता है, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, कार्य करके दुग्ध संग्रह कूपिकाओं, एक है एल्वियोलर ग्रोथ और एक है ट्यूब्यूलर ग्रोथ। यहां पर प्रोजेस्टेरोन जो है ये एल्वियोलर ग्रोथ करवाता है, नाम में छुपा हुआ कूपिकाएं, कौन सी वृद्धि, एल्वियोलर ग्रोथ करवाता है, जबकि ईस्ट्रोजन जो है वो ट्यूब्यूलर ग्रोथ करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरे अंग, ये तो हमारे जो है मेन एंडोक्राइन ग्लैंड थी, इसके अलावा दूसरी कुछ संरचनाएं भी हैं जो एंडोक्राइन का कार्य करती हैं, हमें उनके बारे में देखना है। देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है कि अब तक आप अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनके हार्मोन के बारे में समझ चुके हैं। यद्यपि पहले इंगित किया जा चुका है कि हार्मोन का स्राव कुछ अन्य अंगों द्वारा भी, मतलब जो हमने पढ़ी वो तो है ही, उनके अलावा दूसरे अंग भी हैं जो कुछ हार्मोन का स्राव करते हैं, जैसे जो अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं है, उदाहरण के लिए हृदय की आलिंद भित्ति द्वारा एक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव होता है, जैसे एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, या हम दूसरा कहें जिसे ANF, क्या कहते हैं, ANF कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या कहा गया है, जिसे ANF कहते हैं, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। इस चीज का जिक्र जो है वो कहां आया था, इस चीज का जिक्र आया था हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में, जहां लिखा था रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, वृक्क के कार्यों का नियमन, और वहां पर जिक्र आया था ANF का। यह रक्त दाब को कम करता है, जब रक्तदाब बढ़ जाता है तब इसका स्राव होता है, और उसकी के फलस्वरूप रक्त वाहिका क्या हो जाती है, विस्फारित, वैसोडाइलेशन, कि रक्त वाहिका है वो क्या है, चौड़ी हो जाती है, वैसोडाइलेशन, तथा रक्तदाब क्या कर देता है, कम हो जाता है। एक और आ जाओ, ये तो बात होगी किसकी, हृदय की। अब दूसरी बात करते हैं किसकी, वृक्क की। वृक्क की जेजी कोशिकाएं, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, क्या बनाती है, इरिथ्रोपोइटिन, नाम में छुपा हुआ है। इरिथ्रो का मतलब होता है रेड, और पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, और रेड शब्द जो आया है वो आया है आरबीसी के लिए। नामक हार्मोन का उत्पादन करती हैं जो रक्ताणु, यहां पे लिखा हुआ है, आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करता है। तो यहां पर एरिथ्रोपोइटिन नाम याद रखिएगा। इसके अलावा किडनी से रेनिन भी निकला था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, नेक्स्ट है जठर आंतरिक पथ के विभिन्न भागों में उपस्थित अंतःस्रावी कोशिकाएं, 4 आपके में जिक्र किया है, सिर्फ कितने का, 4 का, तो हमें ये 4 याद रखनी है। कौन कौन सी, गैस्ट्रिन जो आमाशय से निकलता है, आमाशय पे ही कार्य करता है, और ऐसा हार्मोन जो जहां से निकलता है वहीं पे कार्य करता है, उन्हें क्या कहा जाता है, लोकल हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट है सीक्रेटिन, ये आंत से निकलता है और बेसिकली काम करता है कहां पर, पेरिक्रियाज पर। कॉलीसिस्टोकाइनिन, ये भी आंत से निकलता है और कहां काम करता है, ये काम करता है पित्ताशय, गॉल ब्लैडर पर, है ना। तो 3 हार्मोन तो ये हो गए, और चौथा है जठर अवरोधनी हार्मोन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये है शॉर्ट फॉर्म, नाम में छुपा हुआ है। गैस्ट्रिक मतलब स्टोमक, तो स्टोमक पे कैसा प्रभाव डाल रहा है, रोधक प्रभाव डाल रहा है। एक एक करके देखते हैं।
कि गैस्ट्रिन जठर ग्रंथियों पर कार्य करके HCl और पेप्सिनोजन ये मिल गया। HCl हमारे आमाशय में निकलने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और पेप्सिनोजन एक एंजाइम है के स्राव को प्रेरित करता है। सीक्रेटिन देख लीजिए कि बहिस्रावी अग्नाशय, देखिए अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग पे कार्य करता तो कौन सा हार्मोन निकलता, इंसुलिन या ग्लूकागोन, लेकिन ये काम कर रहा है किस पे, बहिस्रावी, और बहिस्रावी भाग से हार्मोन नहीं एंजाइम्स निकलते हैं, कार्य करता है। और जल तथा बाइकार्बोनेट, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, इन्होंने जल व बाइकार्बोनेट का जिक्र करा है ना, और जल व बाइकार्बोनेट में एंजाइम नहीं लिखे हैं, तो सीक्रेटिन से जो जूस निकलता है उसमें एंजाइम नहीं होते हैं। तो सवाल ये पूछा जाता है कि कौन है जो नॉन एंजाइमेटिक जूस सीक्रेट करवाता है पेनक्रियास से, तो वो कौन है, सीक्रेटिन। कोलिसिस्टोकाइनिन ये भी कहां काम कर रहा है, अग्नाशय और पित्ताशय पर। हाँ, ये जब निकलता है तब अग्नाशय पर जो कार्य होता है तब उसमें क्या पाए जाते हैं, एंजाइम। तो एंजाइमेटिक सीक्रेशन कौन करवा रहा है, कोलिसिस्टोकाइनिन। नॉन एंजाइमेटिक सीक्रेशन कौन करवा रहा है, वो करवा रहा है सीक्रेटिन। के स्राव को प्रेरित करता है। कोलिसिस्टोकाइनिन अग्नाशय और पित्ताशय दोनों पर कार्य करता है, क्योंकि कभी कभार वहां पे CCK कोलिसिस्टोकाइनिन के साथ PZ भी लिखा होता है, पेनक्रियोजाइमिन। तथा क्रमशः ये देखिए मिल गया, अग्नाशयी एंजाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाले में एंजाइम का जिक्र नहीं था, यहां पर एंजाइम का जिक्र है और एनसीईआरटी में जिक्र है, मतलब हमारे लिए वो कैसा है, इंपॉर्टेंट है। और पित्त रस के स्राव को प्रेरित करता है। GIP जैसा कि अभी जिक्र करा, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, जठर स्राव और उसकी गतिशीलता को क्या करता है, अवरुद्ध करता है। अनेक अणुतक जो अंतःस्रावी नहीं है कई हार्मोन का स्राव करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, वृद्धि कारक, ग्रोथ फैक्टर कहते हैं, और ये वृद्धि कारक ऊतकों की सामान्य वृद्धि और उनकी मरम्मत और पुनर्जनन के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हार्मोन की क्रिया की विधि, कैसे करके हार्मोन काम कर रहे हैं। हार्मोन लक्ष्य अंगों पर उपस्थित हार्मोन ग्राही रिसेप्टर, इस पर रिसेप्टर विशिष्ट प्रोटीन से जुड़कर अपना प्रभाव डालते हैं। कैसे, दो प्रकार से है। एक, यदि उनका ग्राही कहां है, झिल्ली पर है, और दूसरा यदि उनका ग्राही कहां है, अनुवांशिक पदार्थ पर है। ठीक है, दो कैटेगरी के हार्मोन की बात करेंगे, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। देखते हैं एक करके कि लक्ष्य कोशिका झिल्लियों पर उपस्थित हार्मोन ग्राही झिल्ली योजित, यहां पर कहां है रिसेप्टर, झिल्ली पर, तब उन्हें क्या बोला जाता है, झिल्ली योजित ग्राही। दूसरा क्या है, और कोशिकाओं के अंदर उपस्थित ग्राही, इन्हें क्या बोलेंगे, इंट्रासेलुलर ग्राही रिसेप्टर कहलाते हैं, जिनमें से अधिकांश कहां है, केंद्र की है। कहां पर रहेंगे, केंद्रक में, और आप जानते हैं केंद्रक में ही अनुवांशिक पदार्थ होता है। हार्मोन ग्राहियों के साथ जुड़कर क्या बनाते हैं, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। प्रत्येक ग्राही सिर्फ एक हार्मोन के लिए कैसा होता है, विशिष्ट, मतलब ये ताला चाबी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। एक हार्मोन के लिए उसका ग्राही कैसा होगा, विशिष्ट होगा। अतः ग्राही विशिष्ट होते हैं। हार्मोन ग्राही सम्मिश्र के बनने से लक्ष्य ऊतक में कुछ जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अतः लक्ष्य ऊतक में उपापचय एवं कारकी का नियमन हार्मोन द्वारा होता है। रासायनिक प्रकृति के आधार पर क्या है, आपको यहां पर कुछ भी याद नहीं रखना है, सिंपली कैटेगरी याद रखनी है और उसके उदाहरण। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन, नाम दिए गए इंसुलिन, ग्लूकागोन, पीयूष ग्रंथि हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। स्टीरॉयड ये वसा वाले हो जाएंगे। उदाहरण के लिए क्या है, कोर्टिसोल है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्राडायोल है और प्रोजेस्टेरोन है। आप देखें सारे के सारे सेक्स हार्मोन इसमें शामिल हैं और एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन, इसलिए तो ना कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहता। नेक्स्ट है आइडोथायरोनिन, ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है। अमीनो अम्लों के व्युत्पन्न ये रहे, है ना। उदाहरण के लिए एपिनेफ्रिन, है ना, इसको याद रखिएगा। तो अलग अलग कैटेगरी के उन्होंने दिए हैं, आपको नाम और उनके उदाहरण याद रखने हैं। नेक्स्ट, जो हार्मोन झिल्ली योजित ग्राहियों से क्रिया करते हैं, झिल्ली योजित का मतलब है कि उनके रिसेप्टर कहां है, झिल्ली पर है। आप जानते हैं कि झिल्ली जो है वसा और प्रोटीन की बनी संरचना है, कि जो हार्मोन झिल्ली योजित ग्राहियों से क्रिया करते हैं वे साधारणतः लक्ष्य कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। जैसे ये मान लो हार्मोन है, उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, कौन सा, FSH, और उसका ग्राही कहां है, उसका ग्राही है झिल्ली पर। तो प्रतिक्रिया कैसी आएगी,
क्योंकि प्रतिक्रिया तो तभी आएगी जब वो सूचना कहां जाएगी, केंद्रक में, तो वहां तक ले जाने का काम कौन करते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर। प्रीवियस लेक्चर में याद करें, हार्मोन को हम लोगों ने प्राइमरी मैसेंजर कहा है और आगे सूचना को कौन बढ़ा रहे हैं, ये, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, सेकेंडरी मैसेंजर, द्वितीयक संदेश वाहक इन्हें कहा जाता है, सेकेंडरी मैसेंजर। क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि CAMP चक्रीय साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, या कैल्शियम आयन, या एक और है IP3 आयनोसेटोल ट्राइफॉस्फेट। जरा देखें, लेकिन द्वितीयक संदेश वाहकों का उत्पादन करके, जैसे कि चक्रीय AMP IP3 यहां थ्योरी में लिखा है लेकिन डायग्राम में नहीं लिखा है, और कैल्शियम आयन आदि अंततः कोशिकीय उपापचय का नियमन करते हैं। दूसरा है अंतर कोशिकीय ग्राहियों से, यहां पे ग्राही कहां पे था, झिल्ली पे, और दूसरा जो तरीका है उसमें जो ग्राही होगा वो कहां होगा, केंद्रक के अंदर। अंतर कोशिकीय ग्राहियों से क्रिया करने वाले हार्मोन जैसे कि स्टीरॉयड, जिक्र उन्होंने करा है। हार्मोन हाइड्रोथायरामिन, आइडोथायरामिन के अलावा हार्मोन ग्राही सम्मिश्र एवं जीनोम के पारस्परिक क्रिया, जीनोम मतलब कहां की बात होगी, केंद्रक के अंदर की बात होगी, पारस्परिक क्रिया से जीन की अभिव्यक्ति अथवा गुणसूत्र क्रिया का नियमन करते हैं। संयुक्त जैव रासायनिक क्रियाएं शरीर की कार्यकी तथा वृद्धि को प्रभावित करती हैं। ये दूसरा तरीका है। आप देख पा रहे हैं कि यहां पर जो हार्मोन है वो सीधा सीधा झिल्ली से अंदर प्रवेश कर गया और कहां पहुंच गया, केंद्रक के अंदर। तो यहां पर जो रिसेप्टर होंगे वो कहां होंगे, जीनोम में होंगे, मतलब केंद्रक के अंदर होंगे। इस डायग्राम को एक बार गौर से देखिएगा। यहां पर जाकर के हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और जाते जाते हम एक बार इसका सारांश भी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा गया है कि कुछ विशेष प्रकार के रसायन हार्मोन की तरह कार्य कर मानव शरीर में रासायनिक समन्वय, दो प्रकार के समन्वय पड़ा था, एक न्यूरोनल था जहां न्यूरॉन की मदद से कंट्रोल कर रहे थे, एकीकरण और नियमन प्रदान करते हैं। ये हार्मोन कुछ विशेष कोशिकाओं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों, तथा हमारे अंगों की वृद्धि, उपापचय एवं विकास को नियमित करते हैं। अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण कौन कौन सी है, हाइपोथैलेमस, पीयूष, पीनियल, थायराइड, एड्रिनल, पेनक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस, गोनेड्स द्वारा होता है। और इन सब चीजों के बारे में हम लोग जिक्र कर चुके हैं। इसके साथ ही कुछ अन्य अंग जैसे कि जठर आंतरिक पथ, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसे शॉर्ट में कभी कभार GIT भी बोल देते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, वृक्क, हाइपोथैलेमस, हृदय आदि भी हार्मोन का उत्पादन करते हैं। हाइपोथैलेमस द्वारा 7 मुक्तकारी, यहां पर उन्होंने काउंटिंग दी है लेकिन उनके नाम नहीं दिए हैं। वहां पर उन्होंने सिर्फ कैटेगरी दी थी कि 2 कैटेगरी के हार्मोन है, एक मोचक हार्मोन, एक निरोधी हार्मोन। यहां पर उन्होंने संख्या भी लिख दी है कि 7 मुक्तकारी हार्मोन और 3 निरोधी हार्मोन का उत्पादन होता है। मतलब टोटल कितने हार्मोन निकल रहे हैं, 10 हार्मोन वहां से निकल रहे हैं, जिसमें से 7 कैसे हैं, मोचक, और 3 कैसे हैं, निरोधी, जो पीयूष ग्रंथि पर कार्य कर उससे उत्सर्जित, अब उत्सर्जन शब्द ठीक नहीं है लेकिन फिर भी जो एनसीईआरटी कहे वही सही है, उत्सर्जित होने वाले हार्मोन के संश्लेषण और स्रावण का नियंत्रण करते हैं। पीयूष ग्रंथि 3 मुख्य भागों में विभक्त होती है, अग्र पीयूष, मध्य पीयूष और पश्च पीयूष, जिसे नाम भी देते हैं, पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स नर्वोसा। पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स नर्वोसा। डिस्टालिस द्वारा 6 ट्रॉफिक हार्मोन, जिनके नाम भी हमने देखे थे, कौन कौन से, TSH है ना, ACTH, प्रोलैक्टिन, FSH और GH और LH, ये 6 हार्मोन का जिक्र आया था। पार्स इंटरमीडिया केवल एक हार्मोन का जिक्र करता है जिसका नाम था MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जबकि पार्स नर्वोसा 2 हार्मोन का स्राव करता है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन कायिक ऊतकों की वृद्धि, परिवर्धन एवं परदीय अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। आप यहां पे देखें, पार्स नर्वोसा के जिन 2 हार्मोन का जिक्र है उनके नाम है ADH, या इसी का नाम था वैसोप्रेसिन, और दूसरा जो है उसका नाम था ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो ये 2 याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग।
यहां पर आप देखें कि ग्रंथि मेलेटोनिन नामक हार्मोन स्राव करती है, जो हमारे शरीर की 24 घंटे की लय, जिसे हम लोग बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं, जैसे कि सोने व जागने की लय, शरीर का तापक्रम आदि कंट्रोल करती है। थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन को थायरॉक्सिन, याद करें दो रूप में था, एक T3 और एक T4, जहां पर T4 को थायरॉक्सिन कहा गया था, T3 और दूसरा क्या था T4, ट्राई आइडोथायरोनिन और टेट्रा आइडोथायरोनिन। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के परिवर्धन, परिपक्वन, रक्ताणु उत्पत्ति, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय, मासिक चक्र आदि का नियंत्रण करता है। अन्य थायराइड हार्मोन में एक और जिक्र आया था थायरोकैल्सिटोनिन, जो रक्त में कैल्शियम के लेवल को क्या करता है, कम करता है। और किसके विपरीत कार्य करता है, तो ये पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाले पैराथ हार्मोन के विपरीत कार्य करता है। हमारे रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम करके, ये देखिए ये मिल गया, किसको, कैल्शियम की मात्रा को कम करके उसका नियंत्रण करता है। पैराथायराइड ग्रंथियों द्वारा स्रावित पैराथायराइड हार्मोन, जिसे हम लोग शॉर्ट में पीटीएच भी कह देते हैं, कैल्शियम आयन के स्तर को बढ़ाकर, ये देखिए क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, जबकि ऊपर वाला क्या कर रहा है, कम कर रहा है। दोनों हार्मोन एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं। कैल्शियम आयन के समस्थापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थाइमस ग्रंथियों द्वारा स्रावित थाइमोसिन हार्मोन टी लिम्फोसाइट के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। आज ही जिक्र हुआ इस चीज का कि थाइमस ग्रंथि में क्या हो रहा है, टी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन हो रहा है, जो कोशिका केंद्रित असंक्रामकता, मतलब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की बात चल रही है, बेसिकली प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। थाइमोसिन एंटीबॉडी का उत्पादन भी बढ़ाते हैं। कैसे, इनमें जो हेल्पर टी सेल होती हैं, वो बी लिम्फोसाइट की मदद करती है एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में, जो शरीर को तरल असंक्रामकता, जिसे एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी या ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहते हैं, प्रदान करते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि मध्य में उपस्थित अधिवृक्क मध्यांश मेडुला और बाहरी कौन सा, कॉर्टेक्स की बनी होती है। मेडुला से कौन सा, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन का स्राव करता है। ये हार्मोन सतर्कता, पुतलियों का फैलना, रोंगटे खड़े करना, पसीना आना, हृदय की धड़कन का बढ़ना, हृदय संकुचन की क्षमता का बढ़ना, हृदय की दर का बढ़ जाना, ग्लाइकोजन का अपघटन होना और वसा के अपघटन को बढ़ाता है। जबकि कॉर्टेक्स की बात करें तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एग्जाम्पल क्या था, कॉर्टिसोल, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एग्जाम्पल क्या था, एल्डोस्टेरोन का स्राव करता। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लाइकोजन संश्लेषण, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज अदर देन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस, तो यहां पर ग्लाइकोजन में ग्लूकोज संश्लेषण होगा। वसा अपघटन और प्रोटीन अपघटन आरबीसी की उत्पत्ति, रक्तदाब और ग्लोमेरुलर निस्यंदन दर को बढ़ा देते हैं तथा प्रतिरक्षा क्षमता को दबाकर, प्रतिरक्षा की क्षमता को दबा देते हैं, इसलिए इन्हें इम्यूनोसप्रेसिव भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, शोथ प्रक्रियाओं में हाँ इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस काफी अच्छी है। खनिज कॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड की बात करें, शरीर में जल व वैद्युत अपघट, फिर से वही बात रिपीट है, का नियमन करते हैं। अंतःस्रावी अग्नाशय ग्लूकागोन एंड इंसुलिन हार्मोन का स्राव करता है। ग्लूकागोन कोशिका में ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का टूटना, और जब ग्लाइकोजन टूटेगा तो किस में टूटेगा, ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ग्लाइकोजन कोशिका में ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन का टूटना, और ग्लाइकोजन जब टूटेगा तब क्या होगा, ग्लूकोज का निर्माण होगा, और साथ में ही क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज अदर देन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस, तो ग्लूकोज का निर्माण हो ही रहा है। प्रेरित करता है, जिससे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। इंसुलिन शर्करा के अपग्रहण और उपयोग को क्या करती है, प्रेरित करती है, और अगर शर्करा का अपग्रहण और उपयोग ज्यादा होगा तो सिंपल सी बात है, रक्त में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ग्लाइकोजेनेसिस के फलस्वरूप हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है रक्त में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाना। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलाइटस, जिसे क्या कहा जाता है, मधुमेह नामक रोग हो जाता है। वृषण एंड्रोजन हार्मोन का स्राव करता है, जो नर के आवश्यक लैंगिक अंगों के परिवर्धन, परिपक्वन और क्रियाओं को
साथ में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का प्रकट होना, शुक्राणु जनन और नर के लैंगिक व्यवहार, उपापचयी पथक्रम और रक्ताणु उत्पत्ति को प्रेरित करता है। जबकि अंडाशय द्वारा क्या निकल रहा है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का स्राव होता है। ईस्ट्रोजन स्त्रियों में आवश्यक लैंगिक अंगों की वृद्धि, परिवर्धन और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के प्रकट होने को प्रेरित करता है। प्रोजेस्टेरॉन गर्भावस्था की देखभाल, इसको याद रखिएगा। प्रोजेस्टेरॉन को हम लोग प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ही है जो प्रेगनेंसी को बनाए रखता है। तो प्रेगनेंसी को बनाए रखने में किसका रोल है, प्रोजेस्टेरॉन का। साथ ही दुग्ध ग्रंथियों के परिवर्धन और दुग्ध स्राव को भी बढ़ा देता है। हृदय की आलंद भित्ति एट्रियल नाइट्रोरेटिक फैक्टर ANF का उत्पादन करता है, जो रक्त दाब कम करता है। वृक्क में एरिथ्रोपोइटिन, ये थोड़ी देर पहले ही जिक्र हुआ है। एरिथ्रो का मतलब आरबीसी से है और पोइटिन मतलब पॉइसिस फॉर्मेशन से है। तो आरबीसी का उत्पादन होता है, जो रक्ताणु उत्पत्ति को प्रेरित करता है। जठर आंतरिक पथ के द्वारा गैस्ट्रेन, सीक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइन, पेनक्रियोजाइमिन, यहां देखिएगा दोनों को बाकायदा लिखे आया है, कोलिसिस्टोकाइनिन और पेनक्रियोजाइमिन, है ना। और जठर अवरोधनी पेप्टाइड का स्राव होता है। ये हार्मोन पाचक रसों के स्राव और पाचन में सहायता करते हैं। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो है वो समाप्त होता है। मिलेंगे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।